क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 16 पानी की कहानी से पेज नंबर 95, पेज नंबर 96 और पेज नंबर 97 के आधे भाग तक आपको पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि एक दिन बेर की झाड़ी पर से एक बूंद जो लेखक की कलाई पर आकर गिरी और कलाई पर से वह सरक कर हथेली पर आ गई और वही बूंद लेखक को अपनी कहानी मतलब कि पानी की उत्पत्ति की कहानी सुनाने लगी और लेखक भी बहुत ध्यान से सुनने लगा। अब देखिए उसके आगे का भाग हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद बेटा लेखक से कहती है कि ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? जैसा कि लेखक ने बूंद से पूछा कि क्या तुम्हारे पूर्वज अब इस सूर्यमंडल में नहीं हैं, तब बूंद ने कहा हैं। उनके वंशज जो हैं अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख प्रज्वल उज्जवल किए हुए। बूंद कहती है कि पुरखे हैं, उनके वंशज जो हैं अपनी भयावह लपटों से आज भी उनका मुख जो है वह प्रज्वलित किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे जो हैं वह बड़ी प्रसन्नता से क्या करते हैं, जो मेरे पुरखे हैं, मेरे पूर्वज जो हैं बड़ी खुशी के साथ सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, लेखिका कहती कि एक दिन की बात है, कहती है कि मेरे जो पूर्वज हैं, जो मेरे पुरखे हैं, वो बड़ी खुशी के साथ सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, क्या हुआ एक दिन कि दूर से एक प्रचंड कोई प्रकाश का पिंड आता दिखाई पड़ा। उनकी आंखें वह आकाश का पिंड जो ऐसा था कि उनकी आंखें जो है वह दूर से ही चौंधियाने लगी और यह जो पिंड था बड़ी तेजी से यह सूर्य की ओर बढ़ रहा था। एक प्रकाश का पिंड था जो बड़ी तेजी के साथ सूर्य की ओर बढ़ रहा था और ज्यों-ज्यों वह पिंड पास आता जाता था उसका आकार भी बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। कहती है बूंद कि वह जो प्रकाश पिंड था वह सूर्य की ओर बढ़ रहा था और उसका जो आकार था वह बढ़ता जा रहा था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी जो आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी जो है कांप उठा। सूर्य हमारा कांपने लगा उस प्रकाश पिंड की शक्ति से। ऐसा पता चला, ऐसा लगा कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य जो है, हमारा जो सूरज है वह तो चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम तो गया, लेकिन जो उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट गया।
एक भाग टूट गया सूर्य का और वह उसी के पीछे पीछे चला गया। और वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से घूम चला, लेकिन उसकी भीषण जो आकर्षण शक्ति थी वह इतनी भीषण थी कि सूर्य का एक भाग टूटा और टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव जो था वह ना संभाल सका और वह कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। जो हमारी पृथ्वी है यह शुरू में एक आग का गोला जैसी थी। ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? फिर लेखक कहता है कि अगर ऐसा है तो लेकिन उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई? कहती है बूंद, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, कहती है बूंद कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये सही है कि हमारा जो ग्रह है वो ठंडा होता चला गया। अब आइए बेटा पेज नंबर 98 पर। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हद्रजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। बूंद कहती है मुझे याद है कि अरबों साल पहले हद्रजन और ओसजन के बीच में एक रासायनिक क्रिया हुई थी। हद्रजन और ओसजन के बीच में एक रासायनिक क्रिया हुई थी, जिस क्रिया के कारण मैं उत्पन्न हुई थी। उन्होंने क्या किया, आपस में मिल करके अपना प्रत्यक्ष जो अस्तित्व था उसे गवा दिया और मुझे मतलब कि बूंद को मुझे उत्पन्न किया। और मैं उन दिनों भाप के रूप में ही पृथ्वी पर चारों ओर घूम रही थी। मैं उन दिनों वाष्प के रूप में ही भाप के रूप में चारों तरफ मैं पृथ्वी पर घूम रही थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को बर्फ के रूप में पाया। कहती है बूंद कि मेरी उत्पत्ति जो है वह हद्रजन और ओसजन की रासायनिक क्रिया से हुई है और मैं भाप के रूप में थी, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। मेरा जो शरीर है पहले भाप था, भाप के बाद क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े। तो मैंने देखा कि मुझ जैसे न जाने कितनी बूंदें थीं जो अब बर्फ बन गई थी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बूंद पहले क्या थी बेटा, पहले बूंद भाप के रूप में थी, वाष्प के रूप में थी। बाद में वही बूंद क्या हो गई, वही बूंद बर्फ के रूप में हो गई। कहती है बूंद कि हम बर्फ के रूप में हो गए और जब हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो हमारा सौंदर्य, जब बेटा बर्फ के ऊपर सूर्य का चमक पड़ता है तो बर्फ जो है वह चमकने लगता है, चमकता दिखाई देता है। तो कहती है बूंद कि जब हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो हमारी सुंदरता जो है वो और भी ज़्यादा निखर जाती थी। और हमारे न जाने कितने साथी मतलब बूंद ऐसे भी थे जो बड़ी ही खुशी के साथ आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए तैयार रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, लेखक ने कहा बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक।
कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं। फिर यहाँ पर बेटा बूंद और लेखक के विषय बीच में वार्तालाप हो रही है, जिसमें कहती है बूंद कि हाँ, तुम चौंको नहीं। मेरे जीवन में तो 100-200 वर्ष दाल में जितना नमक होता उसके समान भी नहीं। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक कहते हैं ऐसे दीर्घजीवी से बात करते समय मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा था। मतलब बूंद से बात करते हुए मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा था। ओस की बूंद के प्रति मेरी जो श्रद्धा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? कहती है बूंद कि एक दिन क्या हुआ कि हम शांति से बैठे हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि जैसे हम सरक रहे हों, मतलब फिसल रहे हों, सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी सब लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। जैसे बर्फ थी बेटा, पहाड़ों पे बर्फ छाई रहती है, तो जो नीचे की बर्फ रहती है पहाड़ों पर वो क्या रहती है? वो तो पानी बन जाती है। तो कहती है बूंद कि आनंद से बहुत समय काटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस तो हमारे में नहीं था। बहुत पता लगाने पर पता चला कि हमारे भार से जो हमारे नीचे वाले भाई थे, मतलब जो नीचे वाली बर्फ थी, वह दबकर पानी हो गया। नीचे जो बेटा पहाड़ी पर जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पानी होता है, पानी हो गया था। उनका वो जो उनका जो ठोसपन था शरीर, मतलब जो वो बर्फ थे ठोसपन थे, अब अपना ठोसपन छोड़ चुके हैं और अब वो क्या बन गया? तरल। और उनके तरल शरीर पर हम क्या हो रहे हैं? फिसल चले हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 99 पर। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। कई महीने समुद्र में मैं इधर उधर घूमती रही। बूंद कहती है कि हमारा जो शरीर था वो तरल शरीर पर हम फिसल चले। मैं कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। मतलब बेटा समुद्र में क्या होता है? गर्म धारा भी होती है। गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमें उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर मैं समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जो जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। कहती है बूंद कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जो भी वहाँ का दृश्य देखा वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में क्या है? केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है। मैं समझती थी कि समुद्र में मात्र क्या है? पानी ही पानी है, परंतु अब पता चला कि समुद्र में चहल पहल जो है वह वास्तव में दूसरे ही जीवों की
होती। मतलब समुद्र में भी क्या है बेटा, समुद्र में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनकी भी चहल पहल होती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर है वैसे ही समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं, वहाँ उनका राज्य होता है, चहल पहल होती। कहती है बूंद की लेकिन समुद्र में जो है निरा नमक भरा है। मतलब समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, नमक भरा है। पहले तो मुझे समुद्र का जो खारापन था बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मेरा तो वहाँ पर जी मचलाने लगा था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सहन होने लगा था। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। कहती है बूंद कि एक दिन मेरे दिल में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, चलो अब जरा भीतर चलकर भी देखा जाए कि क्या है। इस कार्य में मैंने क्या किया, इस कार्य के लिए मैंने और गहराई में जाना शुरू कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। कहती है बूंद की रास्ते में मैंने विचित्र विचित्र जीवों को देखा। मैंने बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई भारी भारी मैंने कछुए, कई हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली तो ऐसी थी कि कई गुना लंबे थे और उसके क्या थे, 8 हाथ थे। ये 8 हाथ वाली मछली कौन है बेटा, तारा मछली। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अब आइए बेटा पेज नंबर 100 पे। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी, मैं चौंक पड़ी। ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। उसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। कहती बूंद कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने वहां एक ऐसी वस्तु देखी और देखते ही मैं चौंक पड़ी। समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। जब मैंने बहुत बल लगाकर देखा तो मेरी आंखें भी क्या होने लगी, आंखें भी दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ के जीवों को दिखाई कैसे पड़ता होगा। तो सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा जैसे लग रहा था कि वो हाथ में लालटेन लेकर के घूम रहा हो। और वो क्या थी, वह एक बहुत ही सुंदर मछली थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। जब बूंद बेटा और गहराई में पहुंची और गहराई तह में पहुंची तो वहां क्या देखती कि वहां भी जंगल है। समुद्र में बेटा छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ जंगल भी हैं जो कैसे हैं, जो बहुत ही छोटे हैं, मोटे पत्ते वाले बहुत सारे पेड़ उगे। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी, समुद्र के अंदर की बात बताती है बेटा बूंद कि वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं और इन पहाड़ियों की गुफाओं में कई प्रकार के जीव भी रहते हैं जो कैसे हैं, आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई
कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। यह सब देखने में मुझे बहुत साल लगे। अब जी में आया कि चलो अब ऊपर लौट चले, लेकिन प्रयत्न करने पे पता चला कि ये तो असंभव है, क्योंकि मेरे ऊपर भी पानी की कोई 3 मील मोटी तह है। मैं भूमि में घुसकर जान अब बचाने की चेष्टा करने लगी। बूंद कहती है कि मैं जब ऊपर वापस जाना चाहती थी तो पता चला कि पानी की तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अभी मोटी तह, तो मैं भूमि में घुस के जान बचाने की चेष्टा करने लगी। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण क्या करते हैं, इसी प्रकार अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। बूंद कहती है कि मैं भी अपने दूसरे भाइयों के साथ, मतलब दूसरी बूंदों के साथ पीछे पीछे मैं चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। मेरे जो दूसरे भाई थे, मैं उनके पीछे भी चट्टान में घुस गई और कई सालों तक मील तक मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले। तो मेरे साथ के जो लोग थे, तो उनकी राय ये थी कि यहीं वहीं पड़ा रहना ठीक है, लेकिन उसी में क्या थे, कुछ उत्साही लोग भी थे, युवा, कुछ नई बूंदें थी, उत्साही थी। और उन्होंने एक ये कहा कि हम खोज करेंगे, हम अभी और ढूंढेंगे कि पृथ्वी के हृदय में हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि आखिर भीतर और क्या क्या छिपा हुआ है। अब आइए बेटा पेज नंबर 101 पर। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। हम शोर मचाते हुए आगे को बढ़े। कहती है बूंद कि हम सभी बूंद जो थी, हम शोर मचाते हुए आगे को बढ़े और एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, लाल पीली चट्टान पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। ध्यान दीजिएगा क्लास 8, यहाँ पे बूंद क्या कह रही, बूंद कह रही कि हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पे हम पहुंच गए जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, जहाँ पर ठोस वस्तु का कोई नाम ही नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और कैसी थी, लाल पीली थी। नाना प्रकार की धातुएं भी थीं जो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। मतलब इतनी धातुएं थीं जो बहने को ही ललायित थीं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। क्लास 8 यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि बूंद क्या कहती है। इसी स्थान पर एक दुर्घटना होते होते बच गई। हम लोग अपनी इस खोज में इतने खुश थे कि अंधाधुंध जहाँ भी रास्ता मिलता था, मतलब बूंद और बूंद के साथी, कि जहाँ भी रास्ता मिलता था हम उसी ओर बढ़े जाते थे। और फिर हम एक ऐसे जगह पे पहुँच गए अचानक जहाँ का तापक्रम जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। मैं अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग
अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। अब सोचिए क्लास 8 की यहाँ पर बूंद किस दुर्घटना के बारे में वो बात कर रही है कि हम समुद्र में थे और ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ हिल रहा था। तो पृथ्वी का गर्भ कब हिलता है? हिल रहा था। तब तक एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, यानी कि ज्वालामुखी धड़ाका हुआ, और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से, अब आइए बेटा पेज नंबर 102 पर। पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। बूंद कहती कि तब तक क्या हुआ, धरती फट गई और उसमें से धुआं, रेत, धातुएं, लपटें निकल रही थी और ये दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। लेखक कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बहुत बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। कहती है कि हाँ, तुम जिसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें ऊपर एक भाप का बड़ा दल मिला, मतलब बादल। दल मतलब समूह, बादल मिला मतलब बहुत बड़ा भाप का दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। हमें पुरानी सहेली अपनी आंधी भी मिली, जो हमें अपने पीठ पर लादे हुए, मतलब बादल के बारे में कह रही, कभी इधर ले जाती कभी उधर ले। बड़े आनंद का समय था। हम आकाश में स्वच्छंदता से किलकारियां मारते हुए फिर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, मतलब बारिश हुई। कहती है बूंद कि हम भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो गए, मतलब बादल भारी हो गया और नीचे की ओर झुक गया। और एक दिन क्या हुआ, बूंद बनकर हम नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली वो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। मतलब बूंद अपनी पूरी यात्रा के बारे में बेटा बता रही है बेटा कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होकर गुजरी थी। जब पानी बरसा तो मैं कहाँ गिरी, आकर के पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैं भी मैली कुचैली हो गई और एक और बह चली। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद कहती कि हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से, जब हम ऊपर से कूदते हैं तो हमारी चोट से, हमारे प्रहार से जो चट्टान होता है वो भी टूट टूट क्या होता है, खंड खंड हो जाता है। जो तुम इतनी सारी बालू देखते हो, उन बालुओं को, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बालू बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। मतलब कि बूंद कहती है कि जब हम मौज मस्ती में आते हैं तो कोई भी हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाता है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर
हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। फिर कहती है बूंद कि इधर उधर अपनी विजयों से उन्मत्त होकर, खुश होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। और फिर मेरी इच्छा ये थी कि मैं समतल भूमि को देखूं। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, मतलब नदी के वे दिन बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। बूंद जो है बेटा अब बहते बहते कहाँ पहुंच गई? एक नगर में पहुंच गई। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मीनार में से कुछ काली काली, नदी के तट पर एक ऊंची मीनार है और मीनार में से काली हवा निकल रही। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता मैंने दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। मतलब काली काली हवा निकल रही थी और मैं उत्सुकता बढ़ी, और लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य को न्योता देती कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो अपने साथियों के साथ एक मोटे से नल में मैं खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल मतलब जिससे पानी निकालते थे, नल नल घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन, आइए बेटा पेज नंबर 103 पर। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती हूँ। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। बस एक दिन क्या हुआ कि रात के समय एक ऐसे स्थान पे बूंद पहुंच गई जहां का नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और मैं पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं क्या हुई, इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई और वह फिर रुकी, क्योंकि तब तक सूर्य निकल आए थे। और मैंने कहा, हाँ, अब तुम्हारे पास मैं नहीं ठहरूंगी। बूंद ने लेखक से कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगी। सूर्य निकल आए हैं और तुम चाह करके भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि बेटा सूर्य निकलेगा तो वो बूंद क्या बन गई, वाष्प बन जाएगी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटने लगी और आंखों से ओझल हो गई, मतलब कि गायब हो गई। तो क्लास 8 थी है बेटा पानी की कहानी, जो आपको फिर अच्छे से एक बार पढ़ना है। और बेटा आज आपको कॉपी वर्क भी करना है।